ध्रुव स्वामिनी के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, ध्रुव स्वामिनी को कायर रामगुप्त एक संधि के तहत, जब वो शकराज के द्वारा उसका शिविर जो है उसको घेर लिया जाता है और वो संधि पत्र के तहत अपने दूत को कहता है कि वो ध्रुव स्वामिनी को या तो उसके शिविर में भेजे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कायर रामगुप्त जो है अपनी जान बचाने के लिए ध्रुव स्वामिनी को शिविर में भेजने के लिए तैयार होता है। उससे पहले जो संवाद ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के बीच में होता है, तो देखिए शिखर स्वामी क्या कहता है। मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, इसलिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। मतलब शिखर स्वामी जो है ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि भाई अगर तुम्हें एक संधि के तहत वहाँ भेजना पड़ा तो वो भी स्वीकार्य होगा, और वो नीति की बात यहाँ पर कर रहा है। तो रामगुप्त बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि वो युद्ध से भाग रहा था। वाह वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो तुम्हें लोग नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। अब ध्रुव स्वामिनी को उसका ये संवाद, उसकी ये बात सुनकर के अत्यंत क्रोध आता है। क्या कहती है देखिए, कुछ नहीं अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। मतलब सिंहासन पर जो है चंद्रगुप्त को हटा करके रामगुप्त को, जो अयोग्य था, उसको बिठाने में शिखर स्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए वो उस और संकेत कर रही है कि तुमने कहीं भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। क्या क्या कहा, मतलब रामगुप्त भी समुद्रगुप्त की संतान है और चंद्रगुप्त भी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अब रामगुप्त बड़ा इस बात से चौंक जाता है। क्या क्या, ध्रुव स्वामिनी फिर क्या कहती है देखिए, कुछ नहीं, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि मैं पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तुम यदि मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। कहती है, यदि तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं है कि जो अपने कुल के गौरव को, जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, वो किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का जो गौरव है उसको तुम सहज रूप से किसी और शत्रु के हवाले कर रहे हो, जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है, तो शिखर स्वामी को कहती है कि तुमने जब उत्तराधिकार नियम, जो एक तरह से बड़े पुत्र को, लेकिन समुद्रगुप्त ने जब चंद्रगुप्त को इस योग्य समझा था, तो षड्यंत्रकारी रामगुप्त ने शिखर स्वामी और अन्य लोगों के साथ मिलकर के कायर अयोग्य शासक के रूप में रामगुप्त को वहाँ पर जो नियुक्त किया, राजाधिराज घोषित किया था। तो उसी और उसने ये कहा कि यदि तुम नारी के गौरव और सम्मान को नहीं बचा सकते तो तुम्हें उसको संपत्ति के रूप में बचाने, इधर उधर करने का या हस्तांतरित करने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अपनी रक्षा करने में खुद समर्थ हूँ, मैं इतनी कायर नहीं हूँ। और वो कहती कि तुमने कहीं, शिखर स्वामी से भी वो कहती कि तुमने कहीं भूल तो नहीं कर दी शिखर स्वामी, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वो उसको नीति की बात कहता है, क्योंकि वो रामगुप्त की हाँ में हाँ मिला रहा था। तो वो कहती है कि अब मैं चाहती हूँ अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए, मैं केवल रानी नहीं, एक स्त्री भी हूँ। वो कहती है, वो अपने यहाँ पर नारी चेतना की बात करती है। यहाँ नारी चेतना का स्वर जो है ध्रुव स्वामिनी के संवाद में जो है मुखरित हुआ है। वो कहती है कि मैं अपने अधिकारों को समझती हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, जीती जागती, मेरे भीतर भी संबंधन होता है, मैं वस्तु नहीं हूँ। और तुम इस तरह से मुझे वस्तु के रूप में, उसका जिस प्रकार से वस्तु को जो है बेचा जाता है, आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार से तुम मुझे वहाँ नहीं, अगर मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और मैं, हाँ, मेरी वजह से तुम्हारे जो है साम्राज्य पर अगर आँच आ रही है या विपत्ति आ रही है तो उस विपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ध्रुव स्वामी फिर गुस्से से कहती है, मतलब देखते हो इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही, है ना। तो वो कहता है कि भाई संधि का पालन तो करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि वो कहती है कि चलो इस रूप में मतलब रानी की बलि तो देनी ही पड़ेगी संधि के तहत। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने। अब जो रामगुप्त उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ध्रुव स्वामी क्या कह रही है। कोई उसकी जो है पत्नी जो है वहाँ पर ध्रुव स्वामी, उसको जो है वो लेकर के जा रहा है या संधि के तहत वो अपने शिविर में उसको बुला रहा है, तो उसके कुल की मर्यादा, नारी के गौरव, मान सम्मान, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। और वो सहज रूप से शकराज के पास ध्रुव स्वामी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात ध्रुव स्वामी को अत्यंत जो है बुरी लगती है। उसी का ये संवाद यहाँ पर है। फिर आगे क्या कहती है देखिए आप, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए, मतलब तुम यहाँ से चले जाओ। और मैं केवल रानी नहीं हूँ, मैं एक स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अब एक राजा से बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं एक पति पत्नी के रूप में, एक स्त्री और पुरुष, एक पत्नी मतलब पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ क्या कहना है, जो मुझे अपना जो है पति कहता है, ध्रुव स्वामी कहती है, तो उससे मुझे कहना है। अब रामगुप्त उसको सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता ठहरो जी। वो शिखर स्वामी से कहता चलो चलो मैं भी साथ चलता हूँ। और ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? रामगुप्त तो घबरा जाता है, कहता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? अकेले में यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था। जैसा कि पूर्व में हम सूचना में इस नाटक की जो प्रसाद जी ने प्रस्तावना के रूप में लिखा है उसमें इसका उल्लेख कर चुके हैं, उसको हम समझ चुके हैं कि कन्यादान के रूप में किया था, उपहार के स्वरूप में। किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी, भाई पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? ठीक है, मेरे पिता ने तो उपहार स्वरूप कन्यादान कर दिया था, लेकिन आप एक सम्राट हैं, गुप्त कुल के शासक हैं, तो आपको क्या ये शोभा देता है कि आप अपनी एक पत्नी को जो है शत्रु को उपहार में दे देंगे सहज रूप से? ये प्रश्न ध्रुव स्वामी किससे करती है? रामगुप्त से, कायर रामगुप्त जो शासक है उससे करती है। और कहती देखिए मेरी ओर, स्त्री तो क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? कि स्त्री का एक अपने जो पुरुष है, उसका जो पति है, उस पर इतना अधिकार नहीं कि वो उसके प्राणों पर जब बन आई है तो उसके लिए वो उसके संबंध में या उसको बचाने के लिए या उसकी रक्षा की बात वो कर सके, इतना तो उसका हक बनता है। और लेकिन रामगुप्त को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी बात सुनता नहीं है। वो कहती है कि मैं गुप्तकाल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर। उसे रोकर वो क्या कहता है, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। रामगुप्त कहता है उसको कोई मतलब ही नहीं, कोई रुचि नहीं है कि भाई उसकी पत्नी को शकराज के वो संधि के तहत भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामी फिर कहती है मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु यह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां स्त्रियां मिलती, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर नहीं। मतलब एक बार जो सम्मान अगर नष्ट हो जाता है तो वो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। रामगुप्त जो है वो घबराता है और वो अपना कायरता का प्रदर्शन वहाँ पर करता है और वो ध्रुव स्वामी की बात नहीं सुनता और बिल्कुल वो तैयार है कि भाई खिंगिल जो दूत आया है शकराज का और संधि पत्र के तहत शकराज के शिविर में वो ध्रुव स्वामी को भेजने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामी को फिर गुस्सा क्या आता है, देखिए क्या कहती है, निर्लज मद्यप क्लीब, ओहो मेरा कोई रक्षक नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं करूंगी। और वो कृपाण निकाल लेती है। ध्रुव स्वामी जो कहती है कि मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ, तुम कितने निर्लज हो, तुम कितने क्लीब हो, मद्यप, शराब पीने के जो आदि होते हैं मद्यप हो, केवल तुम्हें नशा चाहिए और मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की, मतलब तुम मुझे उपहार में, मतलब तुम्हारा अधिकार मेरे पर नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, स्त्रियों की गौरव की रक्षा नहीं कर सकता, उनके सम्मान को नहीं बचा सकता, तो उसका अधिकार कोई नहीं है यहाँ पर। और वो कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं है और ना ही मैं शीतल मणि हूँ, मुझ में रक्त की गर्माहट अभी बाकी है, रक्त की लालिमा जो है, तरलता उस मेरे अंदर बाकी है और मेरा हृदय क्या है, उष्ण है
और उसमें अभी तक आत्मसम्मान की ज्योति जो है जगमगाती है। तो मैं तुम्हारी तुमने जो निर्णय किया है उसको मैं अस्वीकार करती हूँ, मैं तुम्हारी बात से इनकार करती हूँ। और तुम नहीं कर सकते मेरी रक्षा, तो अपनी रक्षा करने में मैं खुद सक्षम हूँ, अपनी रक्षा मैं खुद करूँगी। तो कहती क्या तुम मेरी हत्या करोगी? रामगुप्त तो उसको तो समझ नहीं आता, उसने शराब पी हुई थी। कहते तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन, मतलब उसको बिल्कुल वो व्यंग्यात्मक रूप में उससे बात कर रही है। उसे मैं न लूंगी, मैं अपना जीवन वो कहती कि मैं तुम्हारा ये क्षुद्र जीवन में लेकर के क्या करूंगी, मैं तो अपना जीवन समाप्त करूंगी। और तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बस शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? मतलब उसको कोई समझ ही नहीं है, उसको कोई समस्या का समाधान क्या है, केवल उसको लग रहा है कि दुर्गस्वामी किसी भी प्रकार से वहाँ भेज दी जाए और युद्ध किसी तरह से टल जाए। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। और कहता हुआ रामगुप्त जो कायर है, अत्यंत जो क्लीब है, और ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त के मध्य जो संवाद हो रहा है वो यहाँ पर ये इस तरह से, और उसका वो बिल्कुल विरोध करती है। और यहाँ नारी चेतना का जो है स्वर मुखरित हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ में दुर्व्यवहार कर सके, और इतना अधिकार किसी को नहीं कि वो मुझे बेच सके। इस प्रकार से वो अपनी बात रामगुप्त के समक्ष रखती है, लेकिन रामगुप्त को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो केवल अपनी जान बचाने के लिए भागता है और कहता है कि हत्या हो रही है अब मैं, और वो कह भी देता है कि अगर तुम चली जाओगी तो वहाँ उसके शिविर में किसको भेजा जाएगा? हत्या। इतनी देर में जो है चंद्रगुप्त वहाँ प्रकट हो जाते हैं। चंद्रगुप्त से ध्रुवस्वामिनी प्रेम करती है और चंद्रगुप्त जो है रामगुप्त का भाई है। महादेवी ठहरिए, कैसी हत्या? मतलब वो आत्महत्या करने के लिए उद्धत होती है। कहते हैं कि कुमार, इसी समय तुम्हें भी यहाँ आना था, मैं प्रार्थना करती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को मतलब मैं मरना चाहती हूँ। मतलब वस्तु के रूप में अगर कोई बेच रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आत्म स्वाभिमान, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है अपने प्राणों को त्याग दूं। किंतु चंद्रगुप्त क्या कहता है? किंतु क्या? कारण सुनने का भी मैं अधिकार कि तुम ये कारण बताओ कि भाई किस कारण से ये जो तुम आत्महत्या करने जा रही हो, क्यों? सुनो। नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। तीखी छुरी अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुबा दूं, ये नहीं, इस पर विचार करूंगी। जब तुम आ गए हो तो मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है? मैं जीवन के लिए कृतज्ञ और उपकृत महसूस करती रहूं? मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं क्या? मेरी अपनी कोई सोच नहीं और अभिमानपूर्ण मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या विधाता का यही निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर ही चलेगा, तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं है? मतलब अगर नियति को मैं मान करके बैठ जाऊं और किसी बात का विरोध ना करूं, तो क्या जीवन इसी प्रकार से मेरा चलता रहेगा? मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी कोई अपनी सोच या चिंतन या कुछ भी विचार नहीं जिस पर मेरा हक हो, या केवल मैं एक वस्तु के समान ही इधर उधर की जाऊंगी। इतना उसको दुख होता है और वो चंद्रगुप्त से ये बात कहती है। चंद्रगुप्त क्या कहते हैं देखिए, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज छिन्न मस्तक का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हो? कहती है कारण बताइए कि तुम जो है इतनी व्याकुल, व्यथित, दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? और मुझे उसका कारण बताओ, तो शायद उस समस्या का कोई समाधान भी, क्योंकि आत्महत्या किसी भी प्रश्न का या किसी भी समस्या का कोई समाधान या हल नहीं है। फिर वो क्या कहती है, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों नहीं होता? मतलब उससे पूर्व देखिए ध्रुवस्वामिनी क्या कहती है, नहीं मैं न मरूंगी क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ, चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे ना, तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना क्यों प्रसन्न था? मतलब तुम जब मुझे लेने आए थे तो बड़ा प्रसन्न था। समुद्रगुप्त की जब वो विजेता जब वो थे तो उस समय की बात है। और तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए भी उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा कि क्या आप पहले तो गुप्त कुल में लेके आए थे, अब शक शिविर में शकराज के पास पहुंचाने के लिए भी शायद तुम आगे हो, तुम्हें ही चलना होगा। मतलब ये देखिए जीवन की विडंबना, ये देखिए जीवन की नियति। ये सोच करके ध्रुवस्वामिनी अत्यंत दुखी होती है और अपनी बात जो है, रामगुप्त तो वहाँ से चला जाता है, उसको तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त उसकी बात सुनता है और वो कारण पूछता है तो वो बात बताती है। वो कहता है ये कैसा? चंद्रगुप्त कहता है ये कैसा परिहास तुम कर रही हो? कुमार ये परिहास नहीं, राज्य की आज्ञा, शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है।
ये अवरोध मेरे बिना, उपहार दिए बिना नहीं हट सकता कि मैं उपहार के रूप में दी जाऊंगी, तब जाकर के साम्राज्य का जो है अवरोध है वो एक प्रकार से समाप्त होगा। फिर वो कहता है कि ये कोई परिहास नहीं है, वो कहती है राजा की आज्ञा है। और नहीं, फिर चंद्रगुप्त क्या कहता है, देखिए ये नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिसका महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका ये अपमान। कहते हैं ऐसे कैसे तुम्हारा मैं अपमान सहन करूंगा, जिसके लिए मैंने मिला हुआ जो उत्तराधिकार का जो मेरा राज मुझे मिला था, उसको मैंने सहर्ष जो है त्याग दिया, उसका अपमान मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। और जिस महत्व को, मतलब जिस कुल की मर्यादा के लिए मैंने, मान सम्मान के लिए मैंने सहर्ष अपना अधिकार जो मुझे मिला था उसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इस कुल की क्या हो, कुल वधू हो, और इस गुप्त कुल की सम्मान हो, है ना, आत्मसम्मान हो, उसको इतनी आसानी से उसके पर आँच हम नहीं आने देंगे। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह से पद दलित ना होना पड़ेगा। चंद्रगुप्त कहता है और भी एक बात, मेरे हृदय अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया। और वह बिल्कुल चुप हो जाता है। यहाँ दोनों का संवाद होता है ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो है चंद्रगुप्त को पसंद करती है, उसको प्रेम करती है, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि वो रामगुप्त जो है उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त का, जो उसने षड्यंत्र पूर्वक सिंहासन हथियाया था, वहाँ की वो कुलवधू है गुप्त कुल की, और वही जो रामगुप्त है उसकी रक्षा में अपने आप को असहाय महसूस करता है और शकराज के शिविर में ध्रुव स्वामिनी को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कि उसे युद्ध करना ना पड़े। यही संवाद उन दोनों के बीच में होता है, और यहाँ चंद्रगुप्त के बीच में। आगे का जो अध्ययन हम बाद वाले कक्षा में करेंगे।